तो रोग का ज्ञान इन पांचों चीज़ों की वजह से होता है, या रोग का ज्ञान किसी पांच में से किसी एक की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं कि अगर रोग का ज्ञान निदान की वजह से हो रहा है तो बाकी पूर्व रूप, लक्षण, उपसय, संप्राप्ति, इनको कहने की जरूरत क्या थी। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आचार्य ने बोला है कि यहाँ पे जो हमारे लिए बताया है, देखो ये लिखा है दुर्बुद्धम सुबुद्धम भवति, ये एक न्याय है। ठीक है, ये न्याय क्या बोलता है, अगर किसी चीज को किसी एक ने एक्सप्लेन कर दिया और आप दोबारा उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो उसके ज़्यादा प्रमाणिक बता रहा है, मतलब ज़्यादा प्रमाण, मतलब उसको दोबारा रूप से सिद्ध करना, मतलब उससे प्रमाणित अधिक पुष्टि कर रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे अगर निदान ने आपको रोग का ज्ञान करा दिया, फिर भी आप पूर्व रूप, लिंग, लक्षण, उपसय आदि का ज्ञान, आदि से आगे ज्ञान कर रहे हैं उसका, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे प्रमाण से क्या कर रहे हैं, आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दूसरे पांचों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जरूरी नहीं केवल एक चीज़ से ही हम उसका पूर्ण ज्ञान कर पाएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्याधि है, उसके दो निदान हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दो निदान है तो मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए निदान एक है और दो व्याधि हैं। ठीक है, तो दो व्याधियों का एक निदान होगा तो आप निदान से उसको डायग्नोस नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको फर्दर पूर्व रूप, लक्षण और उपसय की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए लिखा है कि निदान में पांचों चीज़ों से व्याधि को ज्ञान करना चाहिए, केवल एक से जरूरी नहीं एक से ही ज्ञान हो पाए। ठीक है, एक बात याद रखिए, उपसय, उपसय के लिए क्या लिखा है, गूढ़ लिंगम व्याधि उपसय अनुपसाभ्याम परिच्छेद। अगर व्याधि गूढ़ है, ठीक है, जिस व्याधि को छुपी हुई व्याधि है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हम किससे परीक्षा करते हैं, उपसय अनुपसय से परीक्षा करते हैं उसकी। ठीक है, कैसे करते हैं बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे देखो पहले क्या करते थे, मलेरिया में हम टैबलेट देते थे कुनैन। ठीक है, कुनैन की एक टैबलेट आती थी, सिनकोना जिसमें होता था। अगर कुनैन की टैबलेट्स देने से पेशेंट को रिलीफ आ रहा है तो हम मानते थे कि वो मलेरिया है। अगर वो रिलीफ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो मानते थे कि ये मलेरिया वाला बुखार नहीं है, किसी और वजह से फीवर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हम दे रहे हैं मेडिसिन, वो क्या काम कर रही है, अगर उपसय का काम कर रही है, उसे शांत कर रही है तो, या उसे बढ़ा रही है। उपसय मतलब उसको शांत कर रही है, अनुपसय मतलब उसको बढ़ा रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसका ज्ञान करते थे रोगों का। ठीक है, ऐसे ही हम कट रही है सर। संधिगत बात और आम बात में डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, रुक्ष शोधन कराते हैं, बालू का शोधन कराते हैं। अगर बालू का शोध करने से पेशेंट को आराम मिल रहा है, इसका मतलब वो आम बात है। अगर बालू का शोध करने से पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो संदिग्ध बात। ठीक है, इस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं रोगों को उपसय अनुपसय की सहायता से। ठीक है, अब बोल रहे हैं निदान के बारे में, तत्र निदानम कारणम इति उक्तम अग्रे। तो निदान ही कारण है। ठीक है, निदान को ही कारण बोला। ठीक है, अब ये निदान देखो, तीन निदान तो हमने बता दिए थे आपको चैप्टर चालू होने से पहले, असातम इंद्रिया संयोग, प्रज्ञापराध और परिणामस्य। ठीक है, इसके अलावा कुछ निदान के और प्रकार ही बताए थे हमने, बाह्य और आभ्यंतर, जो हमने पहले आपको बता दिए और यहाँ पर भी लिखे हुए। ठीक है, और इसके अलावा चार और बताए थे हमने, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, प्रधानिक और व्यभिचारी। ठीक है, तो उनको भी याद रखना। अब उसके बाद पूर्व रूप के बारे में बोल रहा है, पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। ठीक है, व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। ठीक है, जब व्याधि उत्पत्ति नहीं हुई है उससे पहले जो लक्षण हमको मिलेंगे उसे अपन क्या बोलेंगे, पूर्व रूप बोलेंगे। अगर इसको दूसरी भाषा में बोलें तो अपन बोलते हैं कि अगर भावी व्याधि जो होने वाली है, ठीक है, उसको बताने वाला है, तो नीचे लिखा है भावी व्याधि प्रबोधकम। भावी व्याधि को बताने वाला क्या कहलाएगा, पूर्व रूप कहलाएगा। इसका श्लोक जो आता है वो ऐसा आता है, भावी व्याधि प्रबोधकम। भावी व्याधि को बताने वाला पूर्व रूप होता है।
देखो एक आगे इसको डिवाइडेड कर रखा है, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। देखो जो मैंने बताया था आपको, ये स्थान संशय क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम, भावी व्याधि को बताने वाला क्या है, ये पूर्व रूप है। ये किसने दी? मधुकोष्ठिका में लिखी हुई है ये जो डेफिनेशन है। तो सामान्य पूर्व रूप में क्या होता है, ये केवल ये बताएगा कि आपको जो रोग है, ठीक है, वो कौन सा रोग है, ज्वर आदि रोग मात्र की प्रतीति बताता है, मतलब होने वाला है, ठीक है। परंतु ये नहीं बताएगा कि इस ज्वर के अंदर या इस रोग के अंदर कौन से दोषों का इन्वॉल्वमेंट है। इसको बताने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए विशिष्ट पूर्व रूप आएंगे, ठीक है। जब हम ज्वर पढ़ेंगे तो उसके दो तरह के पूर्व रूप पढ़ेंगे, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप, ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है जरम्बा च समीरनाथ, ठीक है। जरम्बा होती है वातज ज्वर में, ठीक है। और सामान्य ज्वर की बात करेंगे तो उनके लक्षण अलग होंगे, ठीक है। देह संताप मानस है, ऐसे करके आए। अब देखो रोग के लक्षण, प्रादुर्भूतम लक्षणम पुनर्लिंगम, ठीक है। रोग के लक्षण उत्पन्न होने को क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं या लक्षण बोलते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ पर्याय दे रखे हैं, वो पर्याय क्या है, तो देखो लिंगम आकृति लक्षणम चिन्ह संस्थानम व्यंजनम, इसमें निशान लगा लेना, और रूपम, ये पर्याय हैं किसके, रूप के या फिर लिंग के, ठीक है। और देखो एक चीज और देखो, छत्रछीण और बात व्याधि, ठीक है। ये दो रोग ऐसे हैं जिनमें आपका पूर्व रूप जो है वो व्यक्त नहीं होता, ठीक है, दिखाई नहीं देता। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं हर डिजीज में आपको पूर्व रूप मिले। तो ये दो रोग हैं जिनमें पूर्व रूप दिखाई नहीं देता। और इसका जो श्लोक है वो क्या है, देखो अव्यक्तम लक्षणम तस्य पूर्व रूपम स्मृति, ठीक है। पूर्व रूपम स्मृति, ये क्या लिखा है कि अ, जो आपका क्या बोलते हैं क्षतक्षीण है, क्षतक्षीण में लिखा हुआ है कि रोग का लक्षण व्यक्त ना होना, अव्यक्त रूप में ही है ना, अव्यक्त रूप में उसका लक्षण होना क्या है, उसका पूर्व रूप है, ठीक है। क्षतक्षीण जो है उसका अव्यक्त ही रहना पूर्व रूप है। ऐसे ही बोला बात व्याधि में कि अव्यक्तम लक्षणम तेसाम पूर्व रूपम इति, ठीक है। जो बात व्याधि है उसमें लक्षणों का अव्यक्त होना ही उसका पूर्व रूप है। तो ये दो रोग ऐसे हैं जिनमें आपको पूर्व रूप दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट हो गया उपसय। तो सबसे पहले हमने निदान पढ़ा, निदान के बाद पूर्व रूप पढ़ा, फिर रूप पढ़ा, फिर संप्राप्ति और उपसय, ठीक है। तो संप्राप्ति अभी आएगी और यहाँ पे हम उपसय पढ़ रहे हैं, ठीक है। उपसय के लिए क्या लिखा हुआ है कि उपसय पुनः व्याधि, पुनः हेतु व्याधि विपरीता नाम, पुनः हेतु व्याधि विपरीता नाम विपरीतार्थ कारिणाम औषध आहार विहार उपयोग सुखानुबंध, ठीक है। तो जो चीज़ हमने बताई है, औषध है, आहार है और विहार है, ठीक है। इस ये क्या करेगा, सुखानुबंध, सुख भय उपयोग, इसका उपयोग अगर करेंगे तो व्याधि या तो बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उपसय का लक्षण जानेंगे, ठीक है। अभी उपसय को इन चीज़ों में डिवाइड करके कि औषध है, आहार है, विहार है, वो बढ़ा रहा है, घटा रहा है, ठीक है, या दोनों काम कर रहा है, ठीक है, व्याधि को बढ़ा रहा है या दोष को बढ़ा रहा है, इसके अकॉर्डिंग चक्रपाणि ने उपसय के डिवाइडेशन कर दिया, ठीक है। तो उनको 18 भागों में डिवाइड किया है। तो ये बात याद रखनी है आपको, चक्रपाणि ने ये लिखा है, चक्रपाणि ने उपसय के 18 प्रकार बताए। इसमें निशान लगा लेना आप लोग, ये क्लिक नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है। चक्रपाणि ने उपसय के कितने प्रकार बताए, तो 18 प्रकार बताए। ये 18 प्रकार की टेबल आगे बनी हुई है, बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखो ये टेबल बनी हुई है,
तो देखो सबसे पहले हेतु विपरीत औसत, ठीक है। तो हेतु विपरीत औसत दे रखा है, फिर हेतु विपरीत अन्न दे रखा है, फिर हेतु विपरीत विहार दे रखा है। ऐसे ही व्याधि विपरीत औसत, व्याधि विपरीत अन्न और व्याधि विपरीत विहार। ऐसे ही उभय विपरीत औसत, उभय विपरीत अन्न और उभय विपरीत विहार, ठीक है। ऐसे ही हेतु विपरीतार्थकारी अन्न, औषध और विहार, व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न, औषध और विहार, और उभय विपरीतार्थकारी औषध, अन्न और विहार। इस तरह से ये टेबल के अकॉर्डिंग आपके 18 प्रकार के उपसय होते हैं, ठीक है। अब एक तो यही पूछा जाता है कि उपसय के प्रकार कितने हैं, तो 18 प्रकार हो गए। दूसरा इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि हेतु विपरीत औषध का एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। तो इसको देखो मैं आपको जो समझोगे, अगर समझ पाओगे अच्छे से तो जल्दी याद हो जाएगा, ज़्यादा याद को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो पहले क्या बोल रहा है कि ऐसी औसत, ठीक है, जिसका हेतु जो है, हेतु मतलब जिसकी वजह से जो रोग हुआ है, ठीक है, उसके विपरीत उसका हेतु दे देंगे तो वो ठीक हो जाए। तो जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है कि अगर किसी को शीत ज्वर या कफ ज्वर आया, ठीक है, शीत ज्वर बोलें या कफ बोलें, तो कफ कफ में भी शीत गुण होता है। तो शीत और कफ ज्वर में हमको अगर औसत देनी है तो कैसे देनी है, उसके हेतु क्या है, शीत है, हेतु शीत है, तो अपने को औसत कैसे देनी है, उष्ण देनी है। तो देखो शीत ज्वर में शुंठी देंगे हम, क्योंकि शुंठी क्या है, उष्ण औषध है। तो शीत ज्वर में उष्ण औसत दे दी तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा औसत देने से वो एग्जाम्पल किसका आएगा, वो आपका हेतु विपरीत औसत का आएगा। क्लियर, समझ में आया है बात। अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी तो ये आगे वाले टेबल पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। रामाशेष, हाँ बस समझ में आ रहा है। ठीक है। जो हम जिसकी वजह से जो रोग हुआ है उसके विपरीत हेतु को अपन पकड़ेंगे। तो ये शीत की वजह से हो रहा है तो उष्ण औषधि देंगे, ठीक है। अब दूसरे में क्या अपने को अन्न देंगे, इसमें औसत नहीं देंगे, इसमें अन्न देंगे। जैसे देखो अगर बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से या बात जन्य ज्वर है, ठीक है, तो बात ज्वर को कम करने के लिए या श्रमता की वजह से क्या बढ़ता है, बात बढ़ती है। तो अपने को बात को समन करने के लिए क्या देंगे, मांस रस देंगे, मांस रस और बात देंगे। ये क्या करेगा, इस बात को समन कर देगा। तो ये अन्न की वजह से जो हेतु था उसका उसका समन हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका अन्न वाला। अगर विहार वाली बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई दिवा स्वपन करने से किसी को ज्वर हो गया, ठीक है, या दिवा स्वपन करने से कोई रोग हो गया, तो आप क्या करेंगे, रात्रि जागरण करा देंगे, ठीक है। रात्रि जागरण से क्या हो जाएगा, दिवा स्वपन से कफ बढ़ेगा, और रात्रि जागरण से क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, कफ की शांति हो जाएगी और बात बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बिहार का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो औसत का भी हो गया, आहार का भी हो गया और ये बिहार का, ठीक है। अभी तक तो हम देख रहे थे हेतु पे कंसंट्रेशन कर रहे थे, अब हम डायरेक्ट करेंगे व्याधि पे। व्याधि पे कैसे अटैक करती है मेडिसिन या अन्न या बिहार। जैसे मान लीजिए व्याधि है अतिसार, ठीक है, किसी को अतिसार हो गया, ठीक है, तो अतिसार में अपन क्या देंगे, औसत देनी है अपने को। तो अतिसार में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, अतिसरण हो रहा है उसका, तो उसको क्या करेंगे, स्तंभन कर देंगे। तो अतिसार में स्तंभन करेंगे, तो स्तंभन औसत से, तो ऐसी कौन सी औसत है जो स्तंभन करती है, तो पाठा, कुटज, ठीक है। पाठा और कुटज क्या करते हैं, स्तंभन द्रव्य हैं। अगर ये देंगे तो डायरेक्ट अतिसार के जो वेग हैं वो कम हो जाएंगे। 200 से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका, वो कैसे हुआ इसका कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट व्याधि पे काम कर रहा है। तो अतिसार में स्तंभन द्रव्य, या कुष्ठ में खलिर द्रव्य, क्योंकि खलिर को क्या बोला है, कुष्ठग्न नाम बोला है, और प्रमेय में हरिद्रा, ठीक है। प्रमेय में हरिद्रा देना या प्रमेय में आंवला की देना, ठीक है, दोनों एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है, व्याधि विपरीत औसत के। क्लियर। अगर हमको औसत देनी पड़े तो औसत ऐसी कौन, औसत के बाद अन्न देना पड़े तो ऐसा कौन सा अन्न जो कि स्तंभन करता है, तो मसूर की दाल जो है अतिसार में स्तंभन कराती है, ठीक है। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो गया, व्याधि विपरीत अन्न का, ठीक है। अब दूसरा बिहार में अगर किसी को उदावर्त हो रहा है तो प्रवाहन कराना चाहिए अपने को, ठीक है। उदावर्त में प्रवाहन कराना किसका एग्जाम्पल है, व्याधि विपरीत बिहार का। तीसरी जो श्रेणी है अपने को, तीसरी जो तीसरा नंबर का जो टाइप है, उसमें आपको ऐसी चीज़ देखनी है जो आपके दोषों पे भी काम करता है और डायरेक्ट व्याधि पे भी काम करता है,
यानी दोषों का समन करेगा और डायरेक्ट व्याधि पे भी समन करेगा। ठीक है, तो इसको देखो उभय विपरीत, उभय विपरीत औसत आ गया आपका। तो मान लीजिए बातिक शोथ है, ठीक है, तो बातिक शोथ में आपको ऐसी मेडिसिन देनी है जो बात का भी समन करे और शोथ का भी समन करे। तो आपको मालूम है कि 10 मूल के जो द्रव्य हमने पढ़े थे वो शोथहर थे, तो 10 मूल क्या है, शोथहर है और वातहर भी है, तो यानी दोनों काम कर रहा है वो। 10 मूल जो द्रव्य हैं वो बात का भी समन कर रहे हैं और डायरेक्ट शोथ का भी समन कर रहे हैं, इसका मतलब बातिक शोथ का समन करेंगे। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका आ जाएगा उभय विपरीत औसत का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बात कफजन्य घृणी है। ठीक है, तो बात कफजन्य घृणी में आपको क्या देना है, तक्र देना है, क्योंकि तक्र क्या करती है, घृणी में भी अग्रय है और बात कफज रोगों में भी समन करती है। ठीक है, तो दोनों काम करेगी, घृणी रोग को भी समाप्त कर देगी और बात कफ जो बड़े हुए हैं उनको भी समन कर देगी। तो ये आपके अन्न का एग्जाम्पल हो गया, उभय विपरीत अन्न का। ऐसे ही पित्तज में, ठीक है, पित्तज में दुग्ध का प्रयोग और शीतजन्य बात से उत्पन्न ज्वर में पिया का प्रयोग। तो आपको ये सब एग्जाम्पल धीरे धीरे से याद करने हैं। उभय विपरीत बिहार में देखो, स्निग्ध द्रव्यों के सेवन से और दुआसोपन से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण कराना चाहिए। ठीक है, तो स्निग्ध द्रव्यों के पदार्थों के सेवन से या देवसन से कब बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रुक्ष और रात्रि जागरण कराना चाहिए। रुक्षता पूर्वक, तो रात्रि जागरण करने से रुक्षता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रुक्षता बढ़ेगी तो क्या होगा, स्निग्धता भी खत्म हो जाएगी और आपका कफ का भी शांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हेतु विपरीतार्थकारी, ये थोड़ा सा और मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। हेतु विपरीतार्थकारी का मतलब क्या है, हमने हेतु विपरीत में क्या देखा था, उसके हेतु के विपरीत चीज़ देखी, परंतु इसमें हेतु के विपरीत चीज़ ना देके हेतु के समान चीज़ देंगे। जैसे जिसकी वजह से हेतु है वही चीज़ दोबारा से उसको देंगे। जैसे पित्त प्रदान फोड़े पर उष्ण उपना, तो उसको जो एब्सेस बनी है वो विद्रति है, वो कौन सी है, पित्तज है। पित्तज उसमें दोष है, फिर भी हम क्या करें, उष्ण उपना दे रहे हैं। उष्ण उपना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी पक जाए। ठीक है, तो उसका कारण भी क्या था, पित्त था, और पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ और दे रहे हैं। ठीक है, पित्त को समन करने वाली चीज़ नहीं दे रहे, क्योंकि समन करने वाली चीज़ तो किस में दे दी हमने, हेतु विपरीत दे दी। यहाँ पर पित्त को और बढ़ाने वाली चीज़ें देंगे, तो हेतु विपरीतार्थकारी औसत का एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें अन्न की बात करें तो देखो पैतृक विद्रति है और उसमें विधायी अन्न दे रहे हैं ताकि वो अच्छे से जल्दी पच जाए। ठीक है, अब बिहार की बात कर रहे हैं तो देखो किसी को बातज उन्माद है, ठीक है, उन्माद बातज है और उसको भय दर्शन कराते हैं। भय दर्शन मतलब उसको डराते हैं। ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है आपका, हेतु विपरीतार्थकारी। ये क्यों आया एग्जाम्पल, क्योंकि बातज उन्माद में अगर आपको डराएंगे पेशेंट को, ठीक है, किसी चीज़ को दिखा के डराएंगे तो डराने से भी बात बढ़ती है, फिर भी वो उन्माद ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपका बिहार का आ गया। अब ऐसे ही व्याधि विपरीतार्थकारी, ऐसा मेडिसिन देना है या ऐसा आहार विहार देना है जो डायरेक्ट व्याधि के समानुकूल हो। ठीक है, व्याधि के समान गुण वाला हो। जैसे छर्दी देखिए, छर्दी रोग में, छर्दी रोग है किसी को और उसको वमन करा रहे हैं, वमन भी तो एक छर्दी का ही प्रकार है, छर्दी का जैसा ही है। तो छर्दी में और वमन कारक द्रव्यों से वमन कराते हैं तो व्याधि ठीक हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, व्याधि विपरीतार्थकारी। अतिसार में आपको विरेचन करा दिया आपने, ठीक है, अतिसार में स्तंभन कराना चाहिए था परंतु अतिसार में विरेचन करा दिया। ठीक है, विरेचनार्थ छीट का प्रयोग, ये आपका व्याधि विपरीतार्थकारी औषध का वो अन्न का प्रकार है। ऐसे ही छर्दियाँ वमन कराने के लिए प्रभाण कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये एग्जाम्पल लास्ट वाला बचा है। देखो उभय विपरीत, उभय विपरीत में दोनों चीज़ वही है, जो दोष पर भी काम करे वो आपके व्याधि पर भी काम करे। जैसे अग्नि से जल गया कोई, तो अग्नि से जल जाने पर क्या है, अग्रु सदृश से उष्ण द्रव्यों का लेप करना। ठीक है, विषजन्य रोग में स्थावर और जांगम विष दोनों का प्रयोग करना। ठीक है, वह विपरीत में देखो मदपान जन्य मदात्य में मद के उत्पादक मद का सेवन करना। अब मद पान उसने किया है, उसकी वजह से मदात्य हुआ है और दोबारा से उसको मद का प्रयोग ही करा रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एडिक्शन हो गया, उसको उस एडिक्शन को धीरे धीरे कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए प्रयोग करा। व्यायाम से उत्पन्न समूढ़वात, व्यायाम से किसी को उर्व स्तंभ हुआ है
तो उसे तैरने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो उससे भी थोड़ी बात बढ़ती है तैरने से ही, फिर भी वो रुस्तम ठीक होता है। इस तरह से ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको आपको सबको याद रखना। अब आपका संप्राप्ति, तो संप्राप्ति, जाति, आगति, ठीक है, ये दो पर्यायवाची हैं संप्राप्ति के जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। संप्राप्ति, जाति और आगति, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल, वो कुछ पर्याय और हैं जिनको आपको याद रखना है, तो लिख लीजिए आप। निवृत्ति, निवृत्ति और निष्पत्ति, ये भी संप्राप्ति के पर्याय हैं, अष्टांग संग्रह में बताए हुए। निवृत्ति और निष्पत्ति, ठीक है। संप्राप्ति है, संप्राप्ति को आगे भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो देखो संप्राप्ति के प्रकार कितने, संख्या, संख्या संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, विधि, विकल्प, बल और काल, ठीक है। तो ये 6 प्रकार की संप्राप्ति हो गई है, ठीक है। संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प और बल और काल, ये संप्राप्ति के भेद हो गए 6, ठीक है। तो पहले टाइम पे पहले क्वेश्चन आता था आपके पास के संप्राप्ति के कितने भेद, तो 6 आंसर सीधे सीधे चले जाता था, ठीक है। परंतु अब थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को चेंज करके देने लग गए। परंतु उससे पहले आप एक चीज़ और लिख दीजिए कि जो संप्राप्ति के प्रकार हमने 6 पढ़े वो चरक में पढ़े। अगर भागवत में देखेंगे तो इसके प्रकार 5 होते हैं, ठीक है। संप्राप्ति के प्रकार 5 किसने बताए, भागवत ने। उसमें कौन सा नहीं माना, उन्होंने विधि वाला नहीं माना, ठीक है। विधि वाला अष्टांग हृदयास्त्र भागवत में नहीं माना है, ठीक है। उसने केवल 5 बताए। अब जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल दे के आता है कि मान लीजिए मैंने दे दिया अष्टोज्वरा, इसमें कौन सी संप्राप्ति है, ठीक है। तो देखो संख्या संप्राप्ति में क्या लिखा है, संख्या तावत था, जो केवल संख्या को बताए, जो रोग की केवल संख्या को बताए उसे संख्या संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे अष्टौज्वरा, ज्वर 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पंचौ गुल्म, गुल्म 5 प्रकार के होते हैं। सप्तम कोष्टम, ठीक है, कोष्ठ 7 प्रकार के हैं। तो ये संख्या केवल हमको नंबर बता रही है कि ज्वर के 8 प्रकार है, परंतु ये नहीं बता रही कि 8 प्रकार कौन कौन से। तो ऐसे जब एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे तो आपको बताना है कि ये जो संप्राप्ति है वो क्या है, वो केवल संख्या संप्राप्ति है, जो केवल संख्या को ही दर्शा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, संख्या केवल भेद को ही बताती है, उसके नंबर ऑफ टाइप बताती है केवल, ठीक है। संख्या भेद मात्रम बोधिका भवती, निरअन्वयो वेदम, संख्या केवल भेद मात्र बताती है, अन्वय रहित उसे भेद कहते हैं। अब देखो संख्या के बाद प्राधान्य, संख्या संप्राप्ति के बाद प्राधान्य संप्राप्ति। प्राधान्यम पुनः दोषाणाम तरतम उपलभ्यते, दोषों के तरतम भेद को बताने वाला होता है, ठीक है। दोष कितनी मात्रा में उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। जैसे तरतम भेद को, जैसे दोषों में तरतम अर्थात वृद्धतर और वृद्धतम का होना, इस चीज को बताने वाला जो संप्राप्ति होती है वो आपकी प्राधान्य संप्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखो विधि संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति में क्या होगा, आपको जो संख्या थी उसके साथ साथ वो आपको आगे डिस्क्रिप्शन देगा कि वो उसके, जैसे मान लीजिए ज्वर 2 हैं तो जो 2 ज्वर कौन कौन से, तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा, तो इसका मतलब वो विधि संप्राप्ति है। तो देखो दुविधा व्याधियों, व्याधि 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, निज और आगंतुक। तो अगर मान लो निज आगंतुक को मैं हटा दूं तो ये क्या बनेगी, केवल संख्या संप्राप्ति बनेगी, परंतु उसने एक्सप्लेन भी कर दिया दोनों चीज़ों को, तो फिर आपकी विधि संप्राप्ति होगी। ऐसे ही त्रिविधम त्रिश उपदेशन, त्रिविधा त्रिदोष उपवेदन, ठीक है। त्रिदोष वेद से 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वातक, पैतिक और कफज, ठीक है। ऐसे ही चतुर्विधा व्याधि जो है वो 4 प्रकार की होती हैं, ठीक, कौन कौन सी, साध्य, असाध्य, मृदु और द्वारण। तो जब हम उस किसी चीज़ के टाइप को और एक्सप्लेन कर देते हैं, उनके नाम बता देते हैं, तो वो आपकी विधि संप्राप्ति में चले जाते हैं। तो इनको बस आपको इस तरह से याद रखना है। अब आजकल एग्जाम्पल ऐसे ही पूछे जाते हैं।
ठीक है। विकल्प संप्राप्ति, तो समवेतानाम पुनः दोषाणाम अंश बल विकल्पो अस्मिन अर्थे। तो अब उसके जो दोष हैं हमारे, तो हमने दोष की अंशांश कल्पना तो किस में देखी थी, प्रधान में देखी थी, परंतु अंशांश कल्प के बल को देखना ये विकल्प संप्राप्ति में आता है, वो कौन से कित मात्रा में उसमें कितना बल है। ठीक है। अब देखो बल और काल की संप्राप्ति, तो देखो बल जो है, तो बल जैसे मान लीजिए कोई दोष है जो बात की वजह से हुआ है, ठीक है, तो बात का नेचुरल रूप से बल कब होता है, मतलब नेचुरल रूप से प्रकोप अवस्था कब होती है, तो अगर हम प्रातः सायं और मध्याह्न में देखेंगे तो सायं के समय बात का डोमिनेंसी होती है, तो वो उस समय बलवान होता है। इस चीज़ को देखना आपकी बल संप्राप्ति है। ठीक है। और काल मतलब किस काल में हुआ है, तो सायं के समय हुआ है, तो वो उसकी काल संप्राप्ति हो जाएगी। तो देखो ये लिखा हुआ है बल काल विशेष है पुनः व्याधि ऋतु अहोरात्र काल विधि नियतो भवति। व्याधियां ऋतु आहार और काल विधि से नियत होती। तो इस तरह से ये संप्राप्तियां आपकी समाप्त हुई कि किस तरह से आपको उनको देखना है। ठीक है। ठीक है। अब देखो तत्र प्रथमतः तावद अभिद्रोह, इसमें निशान लगा लेना, अभिद्रोह कोप प्रभव अनष्टो। तो यहाँ लिखा लोभ अभिद्रोह और कोप, ये लिखा सर्वप्रथम यहाँ पर लोभ अभिद्रोह और कोप से 8 रोगों का निदान पूर्वक क्रम से व्याख्या करेंगे। तो ये जो रोग बताए हैं हमने, ठीक है, अब आगे जो डिस्क्रिप्शन देंगे निदान स्थान में, ज्वर से चालू किया है। ये जो रोगों का कारण क्या है, लोभ अभिद्रोह और प्रकोप यानी कोप गुस्सा। ठीक है, ये इनके सब चीज़ों का कारण है, 8 रोगों का कारण बताया हुआ है। तो इस पर निशान लगा लें, पहले लोभ होगा, फिर अभिद्रोह होगा, फिर प्रकोप होगा। अब यहाँ से आपका चालू होता है आपका मेन चैप्टर ज्वर प्रकरण। ठीक है, ज्वर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन चालू होता है वो यहाँ से चालू है, वो बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, पंच निदान की। अब यहाँ से हम ज्वर के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये बोला हुआ है कि खल्व अष्टाभ्यम कारणेभ्यो ज्वरा संजायते मनुष्याणाम। जो ज्वर है वो उसके कारण वेद से कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार का है। निशान लगा लेना इस पर, कारण वेद से ज्वर के 8 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से, 200 के अकॉर्डिंग वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, पित्त कफ और वात पित्त कफ और आगंतुज। ठीक है, तो ये आपको 8 भेद आपको याद रखना, कारण वेद से ज्वर के 8 प्रकार हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसकी निदान पूर्व रूप लिंग उपसय संप्राप्ति, इनकी डिस्क्रिप्शन आप चालू करेंगे। तो देखो सबसे पहले निदान के बारे में बता रहे हैं। तो वातिक ज्वर के निदान वही होंगे जो वात के निदान होंगे, जो वात को बढ़ाने वाला होगा वातिक ज्वर को बढ़ाने वाला होगा। तो रुक्ष लघु शीत, ठीक है, ये सब तो क्या है आपके वात के गुण हैं। तो ये वात के गुण अगर सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारण, समान चीज़ को लेंगे तो समान चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा देखो विरेचन, तो संशोधन आ गया, आस्थापन, श्रोविरेचन, अतियोग। अगर हम पंचकर्म का अतियोग कर देंगे, ठीक है, पंचकर्म के जो प्रोसेस है उसका अगर अतियोग करेंगे तो बात बढ़ेगी, तो उसकी वजह से भी ये रोग हो जाएंगे। ठीक है, वेग का संधारण, वेग को धारण करना, अनशन करना, व्यायाम, ये सब चीज़ें वही हैं जो हम पहले बता चुके हैं आपको, जिनकी वजह से बात बढ़ती है। ठीक है, तो बस आपको एक तो अतियोग पर निशान लगा लेना, बाकी सब चीज़ें कॉमन है, कोई खास बात नहीं। और वेग संधारण पर निशान लगा, ये तो आपके निदान हो गए वातिक ज्वर के। अब बोल रहे हैं कि संप्राप्ति कैसे बनती है उसकी। तो देखो यदा प्रकोपितम प्रविश्यम आमाश्य उष्मणा, जो निदान है, निदान का आपने अगर सेवन कर लिया तो क्या होगा, सेवन करने से वो बात जो है वो आमाशय की ऊष्मा जो है उसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, यदा प्रकोपितम, बात प्रकोपित हो गई और वो आमाशय की ऊष्मा के साथ जाके मिल गया। ठीक है, और मिश्री बूहम आहारम परिणाम धातु रसम, अब जैसे ही वो ऊष्मा से जाके मिला तो जो हमारा खाना पचता है, खाने की वजह से धातु बनती है हमारी रस धातु, तो उस रस धातु के साथ बात मिल जाएगी। जैसे ही रस धातु के साथ बात मिल जाएगी
तो रस और स्वेद वाहिनी की जो स्रोतस हैं अपने, उनको वो बात है वो ब्लॉक कर देगी। ठीक है, एक तो उसको ब्लॉक कर देगी, दूसरा उस अग्नि को मंद कर देगी। अग्नि के साथ मिलके उसको अग्नि को मंद कर देगी, दूसरा रसवय और स्वेद स्रोतस को क्या कर देगी, अवरुद्ध कर देगी। ठीक है, अब जैसे ही वो अवरुद्ध कर देगी तो वो अग्नि आगे जा नहीं पाएगी, तो वो अग्नि को पूरे शरीर में दूसरी जगह ले जाएगी। तो पक्ति स्थानम ऊष्मणा बहिर्निहरस्य। ठीक है, जो कोष्ठ है, कोष्ठ से अग्नि को पूरे शरीर में ले जाएगी, और उस अग्नि के फैलने की वजह से क्या हो जाएगा, ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी, संताप बढ़ जाएगा और ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी। तो शरीरस्य केवलम शरीरम अनुप्रबद्धते तदा ज्वरम अभिनिवर्त्यते। ठीक है, तो ये चीज़ बोल रहा है। सबसे पहले बात प्रकोपित हुई, और प्रकोपित बात आमाशय में जाकर क्या किया उसने, जो आहार जो पक रहा था जिस अग्नि के साथ, उसके साथ मिलकर, रस धातु के साथ मिलकर रस व स्रोतस और सूरज व स्रोतस उसको बंद कर दिया उसने, और अग्नि जो थी, अग्नि को मंद कर दिया। ठीक है, और अग्नि को जहाँ अग्नि रहनी चाहिए सामान्य स्थान में, उससे उसको बाहर निकाल दिया पूरे शरीर में, उसका उस शरीर में फैला दिया उसको। उस शरीर में फैलने की वजह से संताप उत्पन्न हो गया और उससे ज्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये सामान्य संप्राप्ति इसकी दे रखी है कि बातिक ज्वर में कैसे संप्राप्ति होती है, ज्वर की संप्राप्ति कैसे चलती है। ठीक है, अब दे रखा है कि बातिक ज्वर के जो लक्षण हैं वो कौन कौन से। ठीक है, तो देखो मैं जो निशान लगा रहा हूँ उन पर निशान लगा लेना आप लोग, सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला विषम आरव विसर्गितम। ठीक है, ज्वर जो आएगा बातिक ज्वर, वो कैसा आएगा, उसका जो वेग है वो विषम होगा। ठीक है, अनियत होगा, कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो इनको अपन पता कर सकते हैं कि बातिक ज्वर कैसा है। दूसरा ऊष्मणो वैषम्यम, उसका जो टेम्परेचर है, उष्मता है उसकी, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, कभी तो वो कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ों पर निशान लगा दें। अब देखो बाकी कुछ यहाँ पर दे रखे हैं, जरण अंते, दिवस अंते, निशा अंते, घर्मांते। जरण अंते का मतलब क्या है, खाना खाया उसके बाद। दिवांते मतलब दीवार निकल गई, पूरी दिन निकल गया, तो लास्ट शाम के समय की बात है। निशांते मतलब रात्रि निकल गई। तो ये जो काल हैं, ये काल ऐसे काल हैं जहाँ बात बढ़ती है। तो इन कालों के समय आपका जो बातिक ज्वर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इनको हमेशा याद रखना, ये चीज़ें जब जब बात बढ़ाएंगे, जब जब बात का सामान्य काल प्रकोप अवस्था में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जरण अंते, दिवस अंते, निशा अंते, घर्मांते। ठीक है, ऐसे ही पित्त का काल क्या होगा। ठीक है, भोजन के मध्य में। ठीक है, दिवा मध्य में, निशा मध्य में, और आपके शरद काल में, ऐसे समय पित्त वाला ज्वर है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सामान्य नियम है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ज्वर से अभिवृद्धि विशेषण परुष अरुण वर्णत्व नख बदन मूत्र पूरिस। तो बातिक ज्वर जो होगा उसके वजह से जो शरीर में डिस्कलरेशन होगा, उसकी वजह से जो वर्ण की विकृति होगी, तो वो कहाँ होगी, नख में, बदन में, नयन में, मूत्र पुरुष, ये इनके डिस्कन हो जाएगा। तो कलर कैसा आएगा, बात का जो सामान्य कलर मैंने बताया था आपको, अरुण वर्ण का होता है या परुष होता है। ठीक है, तो ये कलर आएगा इसमें, किसमें, नख, नयन, बदन में। ठीक है, आगे निशान लगाना, क्लप्ति भावश्च, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लप्ति भावश्च, क्लप्ति भाव का मतलब क्या है कि मल और मूत्र हैं वो रुक जाएंगे। ठीक है, मल मूत्र का रुक जाना क्लप्ति भाव कहलाता है। ठीक है, देखो नीचे लिखा हुआ है, क्लप्ति भावो अप्रवृत्ति साच योग्यता मूत्र पुरुष। चक्रपाणी ने बोला कि मूत्र पुरुष का रुक जाना क्लप्ति भाव है। क्यों, क्योंकि बात की वजह से रुक्षता बढ़ जाती है, और रुक्षता की वजह से अग्नि मंद भी हो जाती है, और रुक्षता की वजह से मल का निस्सरण भी नहीं होता। ठीक है, अनेक विदो उपचलात्म वेदनास तेसाम तेसाम अंग अवयवनाम तत्सम पादियो सुप्तता। इस पर निशान लगाना, पिंडिको उद्देष्टन, पिंडिको उद्देष्टनम। ठीक है, जो पिंडिको उद्देष्टन है वो किसका लक्षण है, बातिक ज्वर का लक्षण है। ठीक है, इसके अलावा पिंडिको उद्देष्टन और जगह भी आता है, वो लिख लीजिए आप। सबसे पहला बातिक ज्वर में, दूसरा हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पूर्स वेग उदाहरण का लक्षण था पिंडिको उद्देष्टन। पूरिस वेग उदाहरण में भी पिंडिको उद्देश्य लक्षण था, अब जाके देखना एक बार। तीसरा पांडु रोग में पिंडिको उद्देश्य लक्षण आता है।
ठीक है। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग मांस धातुगत ज्वर जो आएगा उसका लक्षण भी पिंडिकोद्यष्टन होगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वातिक ज्वर में, पूरिस वेग विदारण में, पांडु रोग में और मांस धातुगत ज्वर में, इन सब में पिंडिकोद्यष्टन आपका लक्षण मिलेगा। तो जब भी आप पिंडिकोद्यष्टन की कोई कंप्लेन लेके आए तो इन चीज़ों को आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डाल सकते हैं। ठीक है, एक पादियो सुप्ता पर निशान लगा लेना, ये बात का लक्षण है, पित्त का नहीं। ठीक है, एक देखो ये लास्ट में स्वप्नस्य कर्णियो, स्वप्नस्य कर्णियो एक ही शब्द है पूरा, स्वप्नस्य कर्णियो। कान में आपको दूसरी आवाज़ सुनाई देंगी। शंख निस्तोदम, शंख में वेदना होगी, शंख प्रदेश में, ये भी निशान लगा लेना। अब देखो मुख का रस कैसा हो जाएगा, कषायासता, क्योंकि बात का जो रस है वो क्या है, नॉर्मल कषाय है। ठीक है, पित्त का क्या होगा, कटु होगा, तो पित्त में अपन पढ़ेंगे कटु आस्यता। ठीक है, और यहाँ पढ़ रहे हैं कषायास्यता, और मधुरास्यता कफ वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल जो चीज़ है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आस्य वैरस से नॉर्मली होता ही है ज्वर में। ठीक है, मुख तालु कंठ शोष, निशान लगाओ इस पे, शोष को देख के आप पित्त कर सकते हैं। ठीक है, शोष को देख के पित्त नहीं करना, बात करना। ठीक है, पिपासा इंपॉर्टेंट, शुष्क सर्दी पर निशान लगाइए। ठीक है, क्योंकि बात की वजह से हो रहा था शुष्क सर्दी, क्योंकि बात की वजह से रुक्षता आती है। ठीक है, शुष्क काश, इसको भी निशान लगा लीजिए बोले। ठीक है, अन्न रस खेदम, इस पर निशान लगा लीजिए, अन्न रस खेदम। ठीक है, अन्न में अभिलाषा नहीं होती उसको। ठीक है, अब देखो उष्ण अभिप्रायता, क्योंकि बात क्या है, शीत होती है, तो उसको क्या इच्छा होगी, गर्म चीज की इच्छा होगी, उष्ण की इच्छा होगी। ठीक है, निदानोक्तम अनुपसव विपरीतम उपसयची बात ज्वर से लिंगानी भवंती। तो ये जो हमने पढ़े वो बातिक ज्वर के लक्षण पढ़ लिए। ठीक है, आगे देखो पित्त ज्वर के लक्षण। तो सबसे पहले पित्त ज्वर का निदान पढ़ेंगे। तो जैसे हमने बात ज्वर का निदान पढ़ा था, उसके गुण आए थे, ऐसे ही इसमें इसके गुण आ जाएंगे। तो देखो उष्णता से, अम्ल द्रव्यों से, लवण से, क्षार से, इससे क्या पित्त बढ़ता है, तो ये पित्त ज्वर को बढ़ाएगा। तो आप निशान लगाइए इसमें, अजीर्ण पर निशान लगा लीजिए। अजीर्ण भोजन, अजीर्ण भोजन से कौन सा ज्वर होगा, पित्त ज्वर होगा। ठीक है, और देखो एक इस पर निशान लगा श्रम, श्रम से वैसे बात बढ़ती है परंतु पित्त ज्वर बोला हुआ है। ये दो चीज निशान लगाइए, अजीर्ण और श्रम। ठीक है, और विषम आहार, ये भी निशान लगा लेना, विषम आहार। तो जैसे आपने पित्त की वातिक ज्वर की संप्राप्ति थी, ऐसी पित्त की है। तो पित्त जो पित्त है वो आमाशय में जाएगा, आमाशय में रस के साथ मिलेगा। ठीक है, और रस के साथ मिलके रस और स्वेद स्वतस को अवरुद्ध कर देगा, और पित्त के द्रवी भाव होने की वजह से वह ऊष्मा को मंद कर देगा और अग्नि को बाहर ले आएगा। ठीक है, इस तरह से आपके पित्त ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसकी संप्राप्ति है वो सेम ही है, इसको ध्यान देने की कोई जरूरत इतनी है नहीं। ठीक है, बस इस पर ध्यान लगाना, द्रवत्व भाव होने, द्रवत्व की वजह से अग्नि को मंद करता है। पित्त क्या है, द्रव गुण होता है पित्त का, इसकी वजह से वो अग्नि को मंद कर देता है। ठीक है, अब जैसे देखो पित्त ज्वर के लक्षण कब, तो जैसे हमने बात में पढ़े थे, बातिक ज्वर कब बढ़ेगा, जब उसका प्रकोप काल आएगा। तो प्रकोप काल कब आता है बात का, निशांते दिवांते ऐसे आया था। पित्त का कब आएगा, मध्य में आएगा। तो देखो पहले निशान लगाना, भुक्तस्य विधा काले। ठीक है, खाना खाते समय विदा हो जाएगा उस। ठीक है, तो मध्य दिने अर्धरात्रि शरद, तो सामान्य रूप से प्रकोप के काल है। ठीक है, हमने पढ़ा था बात में कषायासता, यहाँ कटुआसता हो गया। ठीक है, घ्राण मुख कंठ तालु पाक होगा ही होगा, कोई जरूरी मतलब पित्त की वजह से होता है तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो इस पर निशान लगा लेना आप, एक कटुआसता पर निशान लगा लेना। ठीक है, पित्त छर्दनम, वहां आपने पढ़ा था शुष्क सर्दी, यहाँ पे पित्त सर्दी। ठीक है, अन्न द्वेष, तो देखो अतिसार भी है इसमें। अतिसार क्यों होता है, क्योंकि जब जब उष्णता बढ़ेगी शरीर में तब तक आपका बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर जाएगा, तो अतिसार होता है उससे। ठीक है,
रक्त कोट अभिनिवृत्ति इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना। ठीक है, तो सामान्य कलर परुष और अरुणवर्ण किसका था, बात का था। पित्त का क्या होता है, हरिद्र होता है, हरित होता है, तो वही आ रहा है, हरित हरित वर्ण के हो जाएंगे नक नयन बदन। ठीक है, वहाँ कैसे थे, परुष अरुण वर्ण के थे, यहाँ पे हरित और हरिद्र वर्ण के आ जाएंगे। ठीक है, पित्त उष्णता है। ठीक है, और बात शीत था। शीत होने की वजह से वहाँ उष्ण प्रायता था, यहाँ पे शीत अभिप्रायता है। ये शीत की अभिलाषा करेगा और बात वाला उष्ण की अभिलाषा करेगा। ठीक है, इस तरह से आपके पित्त ज्वर के लक्षण भी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके कफ ज्वर के लक्षण और देख लीजिए, फिर आज खत्म करते हैं। देखो कफ ज्वर का निदान क्या है, सामान्य निदान जो बताए हैं वही है। ठीक है, स्निग्ध, गुरु, पिस्चिल, शीत, लवण, देवासपन। ठीक है, सब सामान्य है, कोई चीज़ को याद करने की कोई खास बात नहीं है। ठीक है, संप्राप्ति भी सेम जैसे बताई थी वैसे ही बन जाएगी, बात वाले की तरह। ठीक है, अब इसके लक्षण देख लीजिए। तो देखो भुक्त मात्रे पूर्वाहे पूर्व रात्रि वसंत काले, इन काल में ये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय सामान्य रूप से कब बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, गुरु गात्रम अन्नाविलासम श्लेषम प्रसिक, इस पर निशान लगाएगा। ठीक है, तो बात में पड़ा कसायास्यता, पित्त में पड़ा कटुआस्यता और यहाँ मुख माधुर्यम। ठीक है, हृदय उपलेप, इस पर निशान लगाइए। हृदय उपलेप हो जाएगा, स्तिमित, ये भी आ जाएगा। मृदु अग्निता, अग्नि मृदु हो जाएगी। ठीक है, श्वास काश प्रतिसाय, ये भी आ जाएंगे। और नख नेत्र कैसे हो जाएंगे, सफेद कलर के हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। ठीक है, अत्यर्थ शीत पीड़िका इंपॉर्टेंट है, रक्त पीड़िका थी पित्त वाले में और यहाँ शीत पीड़िका है। ठीक है, तो उष्ण प्रायता, तो बात में और कफ में उष्ण की अभिलाषा होगी, बाकी में पित्त वाले में शीत की अभिप्रायता होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, इनको एक बार टेबल फॉर्म में आप अपने हिसाब से जमा लोगे, या जब भी ये पढ़ोगे तो तीनों को कंपेयर करके पढ़ना, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।